उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में 2 नवंबर 2024 को पुलिस की एक टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम जाकर एक नोटिस थमाती है और नोटिस में एक आदमी का नाम लिखा होता है जिसका नाम था राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव मवाना थाने के अंदर ही ट्रेनी दरोगा होता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट था, एक तरह से एक आदेश था। और जब आदेश दिखाया जाता है तो वो दरोगा कहने लगता है कि साहब मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आरोप है तुम्हारी जो वजह थी कत्ल हुआ था वो भी बहुत भयानक रूप से था। जैसे ही दरोगा ने इधर उधर देखने की कोशिश की या फिर उसकी नज़र बदलने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने उस चारों तरफ से घेर लिया। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना नहीं तो फिर पुलिस गोली चला देगी। ठीक ऐसा ही कुछ सीन था। उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचती है और फिर राजेश कुमार यादव को सरेंडर करना पड़ता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके सीधा उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में लेकर आती है। और जौनपुर का जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, वो दीपावली के एक दिन पहले एक बालक यानी कि जिसकी उम्र 16 साल के आसपास रही होगी, उसका सारेआम कत्ल कर दिया जाता है। और सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है और हमें बहुत इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके समीप लाते रहते हैं। तो ये जो सच्ची घटना है जिनकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है कबीरपुर, और वहां ये गांव आता है गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में। दरअसल 30 साल पहले जो 2 डिसमी ज़मीन को लेकर इस गांव में 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष जो होता है जिसका नाम रामजीत यादव होता है और दूसरा पक्ष जो होता है जिसका नाम लालता यादव होता है। लालता यादव दमंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, साथ ही रामजीत यादव का गरीब परिवार। इन दोनों में विवाद चल रहा था और 30 साल पहले से झगड़ा चल रहा था। अगर हम 30 साल पहले यानी कि इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सूबे के उत्तर प्रदेश के फिर मायावती मुख्यमंत्री बन जाती है, कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बार फिर से मायावती को मौका मिलता है और इसी बीच में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ साल 2017 से अब तक मुख्यमंत्री है। अब ये बात है कि 19 अक्टूबर 2024 की शाम के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़का जो कि इसी गांव का है, जो गांव है कबीरुद्दीन, जिसका पिता का नाम है रामजीत यादव और बेटे का नाम था अनुराग यादव उर्फ छोटू, अपने प्लट की अपनी उस जगह की साफ सफाई कर रहा था जिस जमीन के 2 डिसमी जो टुकड़े थे जिसके लेकर विवाद चल रहा था, साफ सफाई कर रहा था और जिससे झगड़ा चल रहा था। उनके घर से उस घर की दूरी महज 20 मीटर थी और इसी बीच में इकट्ठा होकर सब के सब लोग आ जाते हैं और उस लड़के को डांटना डपटना शुरू कर देते हैं, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। उस लड़के ने इसी बीच जो कि तरकीब से भागकर अपनी जान बचा ली और फिर 29 अक्टूबर 2024 को की बात है जब वहां से भागने के बाद अपनी जान बचाता है। उसे नहीं पता था कि बात इतना बढ़ चुका है और ये लोग इतने गुस्से में हैं। अब अगला दिन आता है, उसके लिए यह सामान्य जैसी स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि झगड़ा 30 साल पुराना था और पहला कोई नया झगड़ा नहीं था, पुराना झगड़ा था। 30 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। इस परिवार ने भी कई बार शासन से प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई भी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। 29 अक्टूबर को उस
प्लॉट की साफ सफाई इसलिए की जा रही थी ताकि दीपावली का पर्व आ रहा था और ये सब कुछ ठीक ठाक करके साफ सफाई वगैरह करके अगला दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को वो लड़का अपने घर से बाहर अपनी दहलीज पर अपने दांतों की सफाई कर रहा था, यानी कि ब्रश कर रहा था, दातुन कर रहा था। और ब्रश दातुन करते करते ही दौरान इसी बीच में जो उस पड़ोसी होते हैं, दबंग होता है लालता प्रसाद यादव, लालता यादव, अपने बेटे रमेश यादव, भतीजा सूरज यादव सहित कई लोगों के साथ मौके पर आ जाता है। और किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में हंसिया थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, तो किसी के हाथ में कुछ इस तरह से हथियार थे और वो लहरा रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस लड़के यानी कि अनुराग यादव वो छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उस लड़के की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं और वो लड़का इधर उधर भाग रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था। इससे पहले कि उसकी माँ उसकी आवाज़ पहुँच पाती, उसकी माँ उस तक पहुँच पाती, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती। इसी बीच में रमेश आता है और पूरी ताकत से, जितनी ताकत से वो उस तलवार को मार सकता था, अनुराग यादव को लगातार मारता है और तलवार से उसकी गर्दन अलग होती है और जाकर माँ की गोद में गिर जाती है। बस इतना होना था कि ये मामला अब तक उस गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शायद ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां कोने तक ये खबर, ये कहानी ना पहुंची होगी। जमीन के 2 डिसमील टुकड़े को लेकर एक परिवार का एक इकलौता बेटा 5 महीने होती है, उसके भाई को गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई। माँ की गोद में वो सब, वो लाश, वो टुकड़ा जो था यानी कि सर था, वो लगभग 6 घंटे तक पड़ा रहता है और माँ की आँख से आंसू नहीं आ रहे थे बल्कि रो रही थी, बेहोश हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस लाल का क्या करूं, क्या ना करूं। कहने को वो भी तड़प रही थी। एक बहन की आंखों में तो बिल्कुल आंसू आ ही नहीं रहे थे, सूख चुके थे और वो बार बार वो इस घटना को लेकर याद कर रही थी, रो रही थी। मीडिया वाले ने इसे 4 दफ़ा से घेर लिया था और छोटी से छोटी बात को वो बाहर दिखाना चाहते थे कि आखिरकार मामला क्या है, क्या ये माजरा है, क्या हुआ, इस कहानी को क्यों इतनी हत्या की गई। तमाम तरह की बातें थी, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही थी। पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी देखो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते थे। इस घटना के बाद डीएम को, एसपी को, तमाम आसपास के थानों को, पुलिस फोर्स को या मौके पर पहुंच जाते हैं और अगले ही दिन यानी कि 1 नवंबर को, इस 31 अक्टूबर को इस देश में दीपावली का पर्व था। पूरा देश दीपावली पर्व मना रहा था, लेकिन यह एक गांव ऐसा था कबीरुद्दीनपुर जहां पर कोई दीपावली नहीं मनाई। जो दमंग थे, वो हत्यारे थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया और गांव को सभी लोग गुस्से में था। अब गांव में ही गुस्सा नहीं था बल्कि पूरे इलाके में गुस्सा था, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, जहां जहां तक लोगों ने इस खबर को देखा वहां वहां तक लोगों ने गुस्सा था। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों की तलाश करना शुरू किया। तो लालता यादव जो होता है, आरोपी है, वो आरोपी घर में मिल जाता है और उसे घर से उसे निशानदेही के आधार पर जब कुछ तलाश की जाती है तो हथियार मिलते हैं। 9 हथियारों में से 2 तलवारें होती है, बांका होती है, कुल्हाड़ी होती है, हंसिया होती है और इस तरह के 9 हथियार होते हैं। यानी कि बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रखा था। अब पुलिस उन आरोपियों को जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे उनको तलाश करना शुरू कर देते हैं और अब पुलिस जब लगातार कोशिश कर रही थी तो आरोपी जो थे पुलिस के हाथ लगते नहीं हैं। लेकिन रमेश यादव और उसका भाई उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसी का एक थाना लगता है अलीगंज, वहाँ पर रमेश यादव जिसने क्या गर्दन काटी थी
जिसने वो तलवार चलाई थी वो थाने में पहुंच जाता है और अलीगंज में जाकर कहता है कि साहब मैं वही आदमी हूं जो जौनपुर में मैं अभी हत्याकांड को जिसने अंजाम दिया था वही मुख्य आरोपी है। इस तरह की बात जब करते हैं तो पुलिस समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है। घटना जौनपुर में हुई है और ये अलीगंज यानी कि लखनऊ में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही जौनपुर के उस पुलिस को भी सूचना दी कि जो जौनपुर की पुलिस थी इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार इसे सीधा जौनपुर की पुलिस को सब दे दिया जाए और ये मामले में एक नाटकीय मोड़, जैसे कि जिस तलवार की धार को जिस तरह से उन्होंने तेज कर रखा था, इसीलिए दिमाग की धार को भी उन्होंने बहुत तेज किया। और एक जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि इस परिवार में एक नया दरोगा भी है और वो दरोगा इस रमेश यादव जिसने गर्दन काटी है उसी का ही भाई है या है कहाँ, इसके बारे में पता निकाला जाता है। तो कई मीडिया वालों ने लिखा कि रिटायर हो चुका है, कई लोगों ने कुछ लिखा। उन लोगों ने इसलिए लिखा इसलिए उन्होंने कि उसकी पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई थी। इसी घटना को लेकर पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो चुका था और जो हत्यारे थे वो भाग चुके थे। अब जानकारी दे कि वो कौन थे, क्या जनवरी 30 जो जानकारी थी 30 साल से भले ही झगड़ा था लेकिन आसपास के लोगों को भी इस तरह के झगड़ों में कोई मतलब होता नहीं था। और मीडिया ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एक भाई है राजेश यादव को लालता यादव का बेटा है और रमेश यादव ऐसे ही एक भाई का एक बेटा है जिसका नाम राजेश यादव है, जो कि फिलहाल वर्तमान में ट्रेनी दरोगा है, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में पोस्टिंग होती है और इसके नाम से वारंट निकाला हुआ था। इसको भी गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो पुलिस अब तक वहां पहुंच जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने तक पहुंच जाती है और एक नोटिस लेकर यह नोटिस दिखाया जाता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस के इसी बीच में सूझबूझ से काम किया और सूझबूझ से काम किए इस तरह से किया क्योंकि उसकी मोबाइल के सीडीआर भी कॉल डाटा रिकॉर्ड का जब निकाला जाता है तो पता चलता है कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तो ये राजेश यादव अपने परिवार एंड भाई के से पिता और परिवार के बाकी लोगों से बातचीत की हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद भी। इस बात को पुलिस के पास भी पर्याप्त सबूत हो जाते हैं कि राजेश यादव को कहीं न कहीं कम रोल नहीं है इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच पड़ताल के साथ साथ अभी पुलिस की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इस मामले की जांच पड़ताल करे और इसे थाने की पुलिस को करार कर किसी और पुलिस को करनी चाहिए। इस दरोगा की जो सीडीआर है ज़रूर निकालना चाहिए और बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है और ये पता करने की ज़रूरत है कि एक साल में 16 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को जब इस घटना के क्रम को अंजाम दिया जाता है तो ठीक 10 दिन पहले ही एक और मुकदमा दर्ज होता है जो संख्या होती है 18वां मुकदमा, यानी कि जो 2 डिसमी ज़मीन के इस टुकड़े को लेकर इस दबंग परिवार जिसकी हत्या होती है, उसके परिवार जिसकी 5 बहनें होती हैं, उन पर टोटल मिलाकर 18 एफआईआर दर्ज हो जाती है और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोर्स के यह सब मुमकिन नहीं था, इतना आसान नहीं है। आखिरकार ये इतने सारे मुकदमे लिखे किसकी सिफारिश पे और किसके, ये जो केवल हाल फिलहाल की सीडीआर निकालने की ज़रूरत है, बल्कि इस परिवार के सभी लोगों को सीडीआर निकालने की ज़रूरत है ताकि ये बात पता चल सके कि किस सिपाही, किस दरोगा, किस इंस्पेक्टर, किस उच्च अधिकारी के यह संपर्क में थे, किस नेता के संपर्क में थे जिसके आधार पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी। और ये बात इतनी भी उसकी धार्मिक
उसकी ये धार्मिक स्थिति थी जो खौफनाक तरीके से, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। और अब एक तरफ तो ये मामला चल रहा था, हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी जो बचे हैं कुछ लोग उसे भी गिरफ्तार की दबिश दी जा रही थी और पुलिस पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। और इस मामले में सब इंस्पेक्टर होता है हरिचंद्र प्रसाद, साथ ही लक्ष्मण प्रसाद और अंकित कुमार जो कि पुलिसमैन होता है, इन तीनों को निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही जब बात लेखपाल तक पहुंचती है, क्योंकि लेखपाल का जो भी रोल इस घटनाक्रम में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया नहीं था, वो डीएम इस मामले गंभीरता से लेते हैं और लेखपाल को सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही कानून के खिलाफ भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद आपको शासन को भेजा जाता है ताकि उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। लेकिन इसी बीच में परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल, परिवार वाले इतना ज़्यादा परेशान हैं, वो सोचकर हैरान है कि आखिरकार ये जो हुआ कैसे हुआ। एकदम अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उनके परिवार का एकलौता चिराग था और जो दीपावली के पूर्व संध्या पर बुझ चुका था। और वो कुछ भी हो जाए, हालांकि एक तरफ बात यह भी की जा रही थी कि सोशल मीडिया के वगैरह आप वो खंगालने की कोशिश करें, और कोशिश की जा रही थी, कोशिश वगैरह करे और लोगों को कमेंट पढ़ने की कोशिश करे। तो योगी आदित्यनाथ से सिर्फ एक दो मांग की थी जा रही थी, एक दो मांग उनमें से है खासकर इसमें कि परिवार वालों को उनके घर पर दबंग है, उनके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। दूसरा यह भी मांग की जा रही थी कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन अभी शायद ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस तरह से प्रमुखता को इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शायद अभी तक जिस तरह से अन्य कई मामलों में पुलिस एकदम गंभीर हो जाती है, बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, नोटिस सच पर चिपका दिए जाते हैं, गिराने की बात की जाने लगती है, आए दिन अखबार में सुर्खियों में बटोरने लगे हैं। अब ये बुलडोजर पहुंच चुका है, बुलडोजर चल चुका है। जब मीडिया वालों में ये इसकी अनुराग की बहन के पास एक माइक लगाया गया और माइक लगाने के बाद बहुत गुस्से में, यानी कि तस तैस में आ जाती है। उन्होंने कहा कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? यदि आपके परिवार में किसी की हत्या हो जाए और वही सवाल अगर आप इस माइक के माध्यम से पूछना चाहें क्योंकि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आप जवाब देंगे? ठीक है, मेरा भी जवाब वैसा ही है, लेकिन मैं फिर भी, उसने गुस्से में आते आते अपनी दो चार बातें उसने कहा कि कहाँ एनकाउंटर को वो फरमान दो, और बार बार किसी न किसी का एनकाउंटर होता ही रहता है। हमारे मामले में वही एनकाउंटर आरोपियों को क्यों नहीं हुआ, वही बात क्यों कहती है? बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। सरकार से ये भी बात आती है कि अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई है, जबकि मुख्यमंत्री पिछले कई मामलों में एकदम से मुलाकात कर लेते हैं। पता नहीं इस मामले में आखिरकार उनकी खामोशी क्यों छाई हुई है, क्यों अभी? हालांकि उस बहन की आंख के आंसू सूख चुके हैं और उनके अंदर गुस्सा है। उनका पहला भी इंटरव्यू एक वायरल हुआ था जिसमें साफ साफ कहा था कि अगर सरकार, शासन, प्रशासन इस हत्याकांड का बदला नहीं लेगी तो बहन बदला लेती रहेगी। आगे भविष्य में क्या होगा तो खैर भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन एक परिवार का भाई जिस तरह से मारा गया, ये परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। दो डिसमी जमीन को लेकर बाकी अपने आप में खोजने वाली, सोचने वाली है बातें हैं, विचार करने वाली बात है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में उचित कदम उठाकर कम से कम समय में इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करे, ताकि समाज में इस न्याय का एक नज़ीर पेश की हो जाए। पूरे बुरे काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और बस वही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए।